यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन यूपी का चुनाव सबसे अहम होता जा रहा है। लेकिन इस बार जो चुनाव में जो हमेशा होता है, जब बीजेपी को किसी राज्य में अपना प्रभाव दिखाना होता है तो वो बात विकास से शुरू करती है और बात राम मुद्दे पर आके अटक जाती है। बात विकास की होती है और आके आरक्षण पे बात अटक जाती है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजकुमार है, जो लगातार, चाहे वो बहुजन राजनीति हो, बीएसपी का चुनाव हो, बीजेपी का चुनाव हो, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उस पर लगातार नज़र रखते हैं। क्या लगता है सर कि इस बार जो बीजेपी जो विकास विकास का नारा देती है वो एक बार फिर से राम मुद्दे पर आके अटक गई है? लगता है कि 1990 के दशक में फिर चुनाव होने वाला है, वही कैंपेन, वही नारा? नहीं, अब 25 साल हो चुके हैं इस राजनीति को, और उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर पे काफ़ी राजनीतिक रूप से सजग है। उसे पता है कि ये जो बात कही गई है, खास तौर पे एक मंदिर के संदर्भ में, राम मंदिर बनाने के संदर्भ में, उसमें कोई जान नहीं है। ये मुद्दा ना तो 1992 में चला था, 93 में जो चुनाव हुआ था उसमें आप जानते हैं कि बुरी तरीके से बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। उनके पास 222 विधायक थे, वो 225 के आसपास आगे टिक गए थे। इसलिए जो उस समय पे नहीं चल पाया, 93 में जो इलेक्शन हुआ उसमें नहीं चल पाया, तो आज इस मुद्दे का चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता वास्तव में विकास मांग रही है। वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं उसको अगर आप देखें, बीजेपी के पास 73 एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हैं, लेकिन किस तरह का काम ये पिछले 2.5-3 साल में करा पाए हैं जनता। जैसे अभी आप अयोध्या का मुद्दा देख रहे थे कि अयोध्या में वहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लल्लन सिंह जी, उन्हीं के विधायकों ने उन्हें कई घंटे रस्सियों से बांध के रखा हुआ था। तो ये जो माहौल चल रहा है वो अलग तरह का। अब मंदिर वाला मुद्दा तो कम से कम आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल काम नहीं करने वाला है, क्योंकि लोगों को रोजी रोटी चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा पुराना मुद्दा हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। जैसे आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा अहम होता है, क्या लग रहा है आपको? आप चूँकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, नए छात्रों से आपका तालमेल रहता है, बहुजन समाज में आज रोहित वेमुला का जन्मदिन भी है। रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद जो एक देश में जागरूकता है, और खासकर आरक्षण को लेकर जिस तरह से बिहार में आरएसएस ने बयान दिया था, बैकफुट पर गए। यूपी में उन्होंने, खासकर आरएसएस के जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण की तो समीक्षा होनी ही चाहिए। तो क्या लग रहा है कि आरक्षण की वजह से, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, उसमें यूपी में एक बहुजन एकता आपको बनती दिख रही है, और खासकर उसमें माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उस एकता के एक मजबूत पिलर दिख रहे हैं आपको? देखिए, आरक्षण इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन पिछले 70 साल में उभर के आया है। अगर दबे कुचले लोगों को, खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट को इस देश की शासन व्यवस्था में, इस देश के प्रशासन में, इस देश की शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की नुमाइंदगी मिल पाई है तो वो रिजर्वेशन की वजह से मिल पाई है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आरएसएस वाला हो या गैर आरएसएस वाला हो, अगर वो आज की तारीख में ये कह रहा है कि हमें आरक्षण की समीक्षा करने की ज़रूरत है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आरक्षण किस लिए मिला था। आरक्षण इस देश में जाति के आधार पर जिन लोगों को शिकार बनाया गया, जिन लोगों को वंचित किया गया, उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और जाति व्यवस्था आज भी लगभग अक्षर से जिंदा है। आप बड़ी बड़ी ऐसी संस्थानों को देख लीजिए जहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, आप मिलिट्री को देख लीजिए, आप जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनको देख लीजिए, या और जो ऊंची पोजीशंस हैं गवर्नमेंट विभागों में जहाँ पे सेक्रेटरीज रैंक के लोग हैं उनको देख लीजिए। वहाँ पे सिर्फ SC ST OBC का एक एक व्यक्ति भी आपको नजर नहीं आएगा। क्या लग रहा है कि जो आरएसएस है वो आरक्षण की बात क्यों करती है? या तो अपर कास्ट बोर्ड को गोलबंद करना उसका मकसद होता है, या जब उसे पता है कि आरक्षण से वो बैकफुट पर आती है फिर भी बार बार आरक्षण का मुद्दा क्यों उठाता है? क्योंकि उनके अंदर जो उनकी जातिवादी मानसिकता है वो इतना गहरा पीट कर गई है, और आरक्षण ने पिछले 70 साल में उनकी
मानसिक उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो वर्चस्व है, उस पर इतनी गहरी चोट की है। उन्हें पता है कि ये व्यवस्था अगर बदली नहीं गई तो उनका वर्चस्व, जिसको वो झूठा अहंकार है, वो तिल तिल करके समाप्त हो जाएगा। आज अगर वो इसके खिलाफ करने की बात कर रहे हैं, उसके आरक्षण को बदलने की बात कर रहे हैं या उस पर रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनको चोट बहुत गहरी लगी है और वो अब इस व्यवस्था में अपने उस स्थान को खो रहे हैं जो हजारों साल से एंजॉय कर रहे थे। ये उनकी निराशा और हताशा को शो करता है। अब इसमें किसी प्रकार की जान नहीं है। वो अगर आज 85% भारत के लोगों के आरक्षण की रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सुसाइडल स्टेप है उनका। जैसे एक कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो बिहार में वो बात आरक्षण की बात करके चुनाव हार जाते हैं। क्या लगता है अगर यूपी में वो आरक्षण की बात करके चुनाव जीत गए तो उनको बल नहीं मिलेगा? वो बोल देंगे कि आरक्षण खत्म करने के लिए मैंडेट है ये। देखिए, इस देश से आरक्षण खत्म करने की किसी की औकात नहीं है। ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, ये यहाँ के लोगों के हक की बात है। उनको शासन प्रशासन में उनके हिस्सेदारी की बात है। आप महिला आरक्षण विधेयक का हाल देख लीजिए, पिछले 25 साल से क्या हो रहा है। जो लोग महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं, उनकी हमेशा लोकसभा में और राज्यसभा में उनको बहुमत प्राप्त है, लेकिन वो आज तक ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उस बिल को पेश कर सकें या उस बिल को पास करवा सकें। उसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, बीजेपी का भी है, लेफ्ट का भी है। क्यों नहीं करा पा रहे? उन्हें पता है कि ये इस बिल में जब तक SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज़ को उनकी हिस्सेदारी नहीं दे देंगे और इसको अपने बहुमत के आधार पर अगर ज़बरदस्ती पास करा देंगे, तो देश में जो है SC, ST, OBCs जो है इनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। बाहर इनका समर्थन नहीं है, इनके पास बहुमत नहीं है, संसद में इनके पास बहुमत है। इसलिए ये सिर्फ कभी कभी अपनी हताशा और निराशा को इस तरह का कार्य करके या इस तरह के वक्तव्य देके देश में या जिस राज्य में चुनाव है वहाँ पे कुछ मापना चाहते हैं, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है। वो अब इस तरह के मामलों में आने वाली नहीं है। ऊना में जिस तरह से दलित एट्रोसिटी की खबर आई थी और सबसे कम मुस्लिम आबादी होने के बाद भी जिस तरह से दलित मुस्लिम की एकता बनी, कहा जा रहा था कि यूपी चुनाव पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और एक दलित और मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही थी। क्या लग रहा है आपको कि वो यूनिटी आपको यूपी में दिख रही है चुनाव से पहले, जबकि 11 फरवरी को पहले दौर का मतदान है? अभी कल ही मैं 2-3 जिलों में निकल के आया हूँ। कल मैं मुरादाबाद गया था, ज्योतिबा फुले नगर गया था और हापुड़ से होते हुए 4 जिलों का कल मैंने जो है थोड़ा सा देखने का प्रयास किया कि क्या चल रहा है यहाँ पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िले मुस्लिम बाहुल्य ज़िले हैं, वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी संख्या है। ये बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। जिस तरीके से आपने इसको ऊना की घटना से जोड़ कर देखने का प्रयास किया, पूरे देश में पिछले कुछ समय से जो दलित्स हैं या मुस्लिम्स हैं या ट्राइबल्स हैं, उनके हकों पे ज़बरदस्त प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इन लोगों ने जो उन्नति की है पिछले 50 साल के अंदर, भारतीय संविधान के द्वारा जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उस उन्नति के द्वारा, उस विकास के द्वारा इन्होंने अब वर्चस्ववादी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। उनको कहीं ना कहीं अब इन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया है। इनके पास रणनीति यह है कि भाई ये अगर एकता बनती है, जो बहुजन एकता अगर वो बनती है, तो उनका वर्चस्व 15% भी नहीं बचेगा, उनकी हिस्सेदारी 15% भी नहीं बचेगी। दलित और मुस्लिम खासतौर पे इस व्यवस्था के बहुत ज़्यादा शिकार लोग हैं। आप देखते हैं कि मेरठ कभी बहुत सेंसिटिव इलाका हुआ करता था, खासतौर पे दलित और कम्युनल राइट्स के संदर्भ में। लेकिन मैं क्योंकि खुद मेरठ का रहने वाला हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि वहां पे लगभग पिछले 25-26 साल से लगभग दंगे नहीं हुए हैं। और ये वो समय भी था जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वहां पे दंगे नहीं हो पाए, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण जो रहा, वो कारण ये था कि वहां दलित और मुस्लिमों के बीच ज़मीनी स्तर पे एकता बन रही है। उनके अंदर जो है ये फीलिंग आ रही है कि उनको कुछ लोग इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, दंगों के द्वारा उनके बीच जो भाईचारा उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। यही कारण था कि पिछली बार जब 2014 में चुनाव हुआ तो 2 चीज़ें बड़े स्तर पे जो है प्रचारित की गई कि भाई बहुजन समाज पार्टी 0 हो गई और मुस्लिम 0 हो गए। तो इन दोनों लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के 0 होने का मतलब यह है कि जो दलितों की आवाज़ थी, जो उनका सम्मान को और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाली पार्टी थी, उसको इन्होंने 0 कर दिया और मुस्लिमों को 0 कर दिया। ये पिछले 50-60 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ। तो ये लगता है कि जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी थी वो पिछली बार कामयाब हो गई थी। इसीलिए इस बार बहुत
व्यापक स्तर पे इस पे काम हुआ है और दलितों और मुस्लिमों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है, ज़मीनी स्तर पे उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो पढ़े लिखे तबके की बात हो या गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों की बात हो। एक भाईचारे की फीलिंग नज़र आ रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि दोनों साथ मिलकर ना सिर्फ अपने हकों को वो सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि इस देश का जो एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, जो लोकतांत्रिक संविधान है, उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। ये चीज़ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इसका ज़रूर कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा। और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, उनके बहुत सारे लोगों ने अब इस बात को अप्रिशिएट करना शुरू किया है, तो ये चीज़ ज़मीनी स्तर पर परिणाम देने, खास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुजन समाज पार्टी ने खड़े किए हैं, उनकी हालत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 2014 का चुनाव रहा हो या 2012 का चुनाव रहा, उनके मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छी हालत है। और इन जगहों पे जो शेड्यूल कास्ट, जो बीएसपी का जो कोर वोट है, वो भी अच्छी खासी हालत में है, तो दोनों मिलके ये काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये दोनों कम्युनिटी साथ आती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो सकता है। ओबीसी वोट को लेकर इस बार बीजेपी बहुत फोकस कर रही है। बिहार से उसने सबक लिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने सिर आंखों पर बैठा रखा है। तो क्या लगता है कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो वो एक लग रहा है कि वो वोट पर जो है वो बीजेपी ज़्यादा फोकस करे, उसका किस तरह से आप असर देख रहे हैं? हम देखिए कि कुछ अभी बल्कि कल ही की बात है, पता नहीं किसने ये चलाया हुआ था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्हीं के ऑफिस में उनके साथ जो है ज़बरदस्त बदसलूकी नहीं हुई है बल्कि गाली गलौज हुआ है। उससे पहले आप देख रहे हैं कि इनके एक ब्राह्मण केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उनको अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनका हाथ झड़क दिया। शायद झांसी की ये घटना थी 2 महीने पहले की। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन लोगों की, जिनको बीजेपी बार बार दिखाने का प्रयास करती है कि हम इन लोगों का सम्मान कर रहे हैं, वो पब्लिकली हाथ झड़क के इनको गाली गलौज करके इनका सम्मान किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि मुझे 30 लोगों को 30 टिकट देने की बात की थी बसपा से थोड़ी, लेकिन अब उनको सिर्फ 1 ही टिकट दिया गया। तो वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इनको सहभागिता नहीं दी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक बात है, बहुजन समाज पार्टी ने लगभग प्रदेश के हर ऐसे व्यक्ति को जिनकी राजनीतिक नुमाइंदगी 0 थी, आप जैसे कम्युनिटी देखिए कि नाई कम्युनिटी है, उनकी गाँव में संख्या 1 होती है या 2 होती है, लेकिन 89 से ही 89 में पहली बार जो बीएसपी के विधायक बने, उनमें एक नाई था, एक प्रजापति समाज के थे, जो गांव के 1-1, 2-2 लोग होते हैं। सो इनकी जो रणनीति है, वो रणनीति लोगों को सही रूप से भागीदार बनाने की है। बीएसपी के ज़्यादातर समय पे जो प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछले 20 साल से बीएसपी के अंदर थे, वो बहुत ऊंचे स्तर के बीएसपी के अंदर नेता थे। उनका जो कद था वो काफ़ी ऊंचा था। उसी प्रकार से आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी के संदर्भ में देख सकते हैं कि उनका कद भी पार्टी के अंदर बहुत ऊंचा है। वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं वो जानते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रदेश की जो बीएसपी की पॉलिटिक्स है उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सो यहाँ पे, या फिर आप या रामचल राजभर हैं या इवन जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उनके बारे में इस बात को कह सकते हैं कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो बसपा जब लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को पार्टी में लेकर आती है तो उनको सतही रूप से दिखाने का काम नहीं करती है, बल्कि सब्सटेंशियली उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको ताकत देती है, वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे बराबर के भागीदार आते हैं, पार्टनर के रूप में आते हैं, ना कि मातहत के रूप में, जैसा कि बीजेपी दिखा रही है कि बीजेपी या दूसरे, जैसे आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर इस समय पे 56 शेड्यूल कास्ट मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं, लेकिन उन्हीं में से जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो बिल था, शेड्यूल कास्ट के ही एक एमपी से इन्होंने फटवा दिया। तो जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है और वो समाजवादी पार्टी में है, तो उसकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं, वो कितने बड़े गुलामी के दौर से रह रहा है, उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा होगा कि भाई आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारिए। ये जो 52-56 लोग हैं, ये लोग आज तक मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं कर पाए,
जहाँ पे 2.5 लाख शेड्यूल कास्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को डिमोट कर दिया गया है। तो ये ज़्यादातर पार्टियां जो हैं जिनमें बार बार कहा जाता है कि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट भी हैं या ओबीसी हैं, इवन कई बार मुस्लिमों का रखने का दिखावा करते हैं, ये लोग इन कम्युनिटीज़ को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो शो बॉय की तरह उनको सामने ले आते हैं। वास्तव में उनसे ये किसी प्रकार की उनको ना जिम्मेदारी देते हैं ना ताकत देते हैं। जो ऐन वक्त पर अंतिम समय में जो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या असर हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे अखिलेश को नुकसान हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास तो वोट ट्रांसफ़र करने की काबिलियत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा का वोट कांग्रेस को मिल ही नहीं सकता है। तो ये दोनों अखिलेश और राहुल ने जो गठबंधन किया है, क्या लग रहा है वो लोग भी तो राजनीतिक रूप से मंजे हुए खिलाड़ी हैं? देखिए, जब हम गठबंधन करते हैं, सीधी सी बात है, हम गठबंधन तब करते हैं जब हम अपनी ताकत का आकलन करते हैं कि भाई हम सामने मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए अपने नाते रिश्तेदार को, अपनी जात बिरादरी वालों को, अपने समाज वालों को बुला के अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास होता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह से लेके वीपी सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, बहुजन समाज पार्टी, पीछे नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, लगभग सबके साथ धोखा किया है। समाजवादी पार्टी का इतिहास ऐसा है कि जिस व्यक्ति के साथ भी ये गए, इन्होंने कभी उनके साथ संबंध नहीं निभाया। मुस्लिम वोटों में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है और चीजें और साफ हुई है? मुस्लिम लोगों को लेकर कंफ्यूजन करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि अगर 2 महीने पहले का उत्तर प्रदेश देखें और आज जिस प्रकार की इमेज मीडिया के द्वारा बनाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया आप जानते हैं कि उसमें समाजवादी पार्टी का कोई बहुत अहम रोल नहीं है। मीडिया दिल्ली से केंद्रित हो रही है या जो बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा नियंत्रित की जा रही है। वहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व ज़्यादा है या उस तरह के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है। लेकिन मीडिया क्यों अखिलेश और राहुल को इतना स्पेस आज की तारीख में दे रहे हैं, इसका सीधा सा कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जो 2014 में किया गया था। 2014 में जैसे रामपुर जैसी जगह पे जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या 52% है, वहाँ पर भी एक ऐसा व्यक्ति जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे समाज बीजेपी का, वो व्यक्ति वहाँ पे सांसद बना। क्योंकि मुस्लिम्स के वोट को डिवाइड कर दिया गया। उनको ये समझने से उनको एक तरीके से दिग्भ्रमित कर दिया कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन बीजेपी को हरा सकती है। फिर दोबारा से इस प्रयास को किया जा रहा है कि कुछ लोग समाजवादी की पार्टी के पास चले जाएं, कुछ बीजेपी के पास चले जाएं, कुछ कांग्रेस के पास चले जाएं और छोटे मोटे दल हैं उनके पास चले जाएं। और जो 2014 में हुआ, क्योंकि मुस्लिम तो हमेशा ये कहते रहे हैं, देश के पंडित जो हैं या देश के जो राजनीतिक पंडित के मुस्लिम हमेशा बीजेपी को हराने के लिए वोट डालता है। अगर बीजेपी को हराने के लिए वोट डालता है तो फिर 2014 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? क्या मुस्लिम इतना राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है? नहीं, उसके खिलाफ एक गंभीर किस्म का षड्यंत्र रचा गया जिसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और मीडिया ने मुस्लिमों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। ये प्रयास फिर दोबारा से किया जा रहा है। आज की तारीख में जब बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी जो कि लॉ एंड ऑर्डर के रूप में बिल्कुल फेल हो चुकी थी, परिवार में इतनी ज़्यादा अंतरकलह है, वहाँ पे डिवीज़न आ चुका है। मुलायम सिंह यादव खुद इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश जो है मुस्लिम विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो असली समाजवादी पार्टी उनकी है। उस तरीके से दोबारा से मीडिया के द्वारा इतना ज़्यादा प्रसारित करना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी या मीडिया मुस्लिम वोट को डिवाइड करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि जो बीएसपी की तरफ आता हुआ समर्थन है वो कम हो जाए। लेकिन बीएसपी का सपोर्ट बेस इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना सॉलिड है कि वो जहाँ कहीं भी चाहें उस वोट को डलवा सकते हैं, उनका ट्रांसफरेबल वोट है। इसलिए जो बीएसपी का इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व लगता है। लगभग सभी समाज के लोगों को उन्होंने उनका प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। उससे मुस्लिमों के अंदर भी एक नए उत्साह नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा करें तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, चाहे वो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है या मुरादाबाद है। लगभग हर जगह पे एक बीएसपी ना सिर्फ टक्कर में नज़र आ रही है, बल्कि बीएसपी के कैंडिडेट बहुत मजबूती से जीतने की स्थिति में नज़र आ रहा है। पिछली सरकार मायावती की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जनता ने फिर अखिलेश को पूर्ण बहुमत दिया। दोनों सरकार को की अगर तुलना करें आप, तो क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट का मामला हो? देखिए, अगर आप
आज भी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो किसी भी समाज का व्यक्ति है वो यही कहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर या अगर शासन करना है तो कोई मायावती से सीखे। उनका शासन जो है निर्विवाद रूप से कहीं बेहतर था। महिलाओं में कहीं मायावती को लेकर एक बहुत पॉजिटिव साइन है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अभी एक स्टूडेंट से कल में मिला, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद जो एक बात मुझे बहन जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये कि उस समय पे हम सुरक्षित हैं, हमारे सामने उस तरह की समस्या नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है उनके यहाँ पे। आप चाहे प्रशासनिक लोगों से बात कर लीजिए, चाहे सामाजिक लोगों से बात कर लीजिए और अक्रॉस द कम्युनिटीज़ आप बात कर लीजिए, बहन जी की प्रशासनिक दक्षता और उनकी जो कुशलता है उसका सभी लोग आज सम्मान कर रहे हैं। और जो बात उन्होंने 2012 चुनाव के बाद कही थी कि लोग याद करेंगे मेरे शासन को, पिछले 5 साल से लोग उनके शासन को याद ही कर रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप, क्योंकि आपने अंतर की बात की है, तो कुल मिला के पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे मोटे और बड़े 500 दंगे हुए हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। बहन जी के 5 साल के शासन में, बीएसपी के 5 साल के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। सब लोग अमन चैन के साथ अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, सबका मान सम्मान सुरक्षित था और ज़्यादातर लोगों को अपने हक मिल रहे थे। ये नहीं कि आपने किसी एक जाति विशेष को आगे बढ़ा दिया, दूसरी जाति विशेष के साथ आपने घोर अन्याय किया, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। बल्कि जो कई लोग, खासतौर पे दलितों में भी इस बात का, कई लोग जो हैं जो उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, जिनकी राजनीतिक समझ थोड़ी पुरातन वाली है, वो कहते हैं कि भाई सर्वजन समाज की नीति अपनाई गई है। सर्वजन समाज की नीति लोकतंत्र में आपको अपनानी ही पड़ेगी। सर्वजन का मतलब है कि देश का हर व्यक्ति हमारा सहभागी है, हम सब व्यक्तियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो रणनीति अपनाई गई है उसको ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यूपी में चुनावी मुद्दा आपको क्या लग रहा है? नोटबंदी का कितना असर दिख रहा है? क्या नोटबंदी वहाँ बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक बात है? देखिए, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, या छोटा मोटा अपना धंधा करने वाले लोग हैं, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रूप में, या आप नया वो चला है स्किल्ड इंडिया, वो चला है स्टार्टअप इंडिया चला है। आप देखिए ज़्यादातर ये उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। पिछले 2 महीने से कोई काम चल नहीं रहा है। दिल्ली जैसे शहर में आपको इतनी बड़ी समस्या है कि जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो साहिबाबाद है या नरेला है या नोएडा है, यहाँ के जो उद्योग धंधे थे उन पे इसका ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा। बहुत सारे दिल्ली में रहने वाले लोग थे जो दिल्ली आए थे मजदूरी करने के लिए, उनको वापस बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह पे जाना पड़ा। लेकिन जो वहाँ के लोग काम चल रहे थे, चाहे आप कानपुर चले जाइए, चाहे आप आगरा चले जाइए, चाहे आप हापुड़ चले जाइए, आप फिरोजाबाद चले जाइए, ये या बनारस चले जाइए, ये उद्योग धंधे मंदे नहीं पड़े हैं, ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पे मजदूरी खत्म हो गई है, वहाँ पे कोई कच्चा माल देने वाला नहीं है, वहाँ पे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। पिछले 2-2.5 महीने से हालत एकदम आर्थिक इमरजेंसी की हुई पड़ी है। इसलिए किसी चीज़ का फ़र्क हो ना हो, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का गरीब व्यक्ति तो ज़रूर जवाब देने वाला है। क्या लग रहा है कि यूपी में ट्रायंगुलर मुकाबला है या सपा बसपा या बीजेपी, या सामने सामने का मुकाबला है? यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों पार्टियां नहीं, सपा बीजेपी को अगर एक तरफ छोड़ दे तो उसके साथ कंपटीशन में कौन है? सपा है या सपा कांग्रेस गठबंधन है या बीएसपी है? देखिए, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर दी है। उन्हें पहले इस चीज़ को समझ में आ गया कि वो सत्ता में नहीं है। पब्लिक ने मन बना लिया था कि इनको जाना है, इसीलिए आधे अधूरे जो काम थे उनके ज़बरदस्ती उद्घाटन करके इन्होंने, जैसे अभी ये आगरा कानपुर वाला, कानपुर कौन सा है, आगरा लखनऊ वाला जो हाईवे बनाया था, आप जाके उस पर देखिएगा, क्या उस पर अभी आवागमन हो रहा है? क्या लोग बाग जा रहे हैं वहाँ पे? क्या मीडिया इस चीज़ को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है? जब उद्घाटन आपने 2 महीने पहले कर दिया तो लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? उसमें बीच में बड़े बड़े पैचेस, कई किलोमीटर पैचेस जो हैं वो अभी बने ही नहीं हैं। सो इस तरह का जो दिखावा किया गया है उससे समाजवादी पार्टी को ये समझ में आ गया है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मीडिया के बहाने हवा बनाने की कोशिश की जाए। देखिए, ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा
कहना चाहिए धब्बा है कि यहाँ पे मीडिया सरकारों को बनाने या बिगाड़ने का प्रयास करता है। मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया सच्चाई ना दिखा के खुद एक पार्टी बन जाता है और यहाँ पे न्यूज़ नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे पेड व्यू चल रहे हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाई जा रही है जो कुछ लोग दिखवाना चाहते हैं। जनता में आप जाइए, वो कुछ बात करते हैं और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके से एक आर्टिफिशियली ओपिनियन मेकिंग का काम कर रहे हैं, क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे सच्चाई कोसों दूर है। आप 2007 का जो चुनाव था उस समय भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था मीडिया की, अगर सच्चाई को देखा जाए, क्योंकि ये बीएसपी को नहीं बता रहे थे कि वो टक्कर में आ रही है। इवन 2012 में समाजवादी पार्टी को ये उस तरीके से नहीं दिखा रहे थे कि वो यहाँ पे आ रही है। इनके पास जो है 2014 में भी ये मुद्दा नहीं था, ये बता नहीं पा रहे थे कि बीजेपी इस तरीके से आ पाएगी। मतलब मीडिया तो खुद एक पार्टी बन चुका है। मीडिया की विश्वसनीयता संकट में है इस देश के अंदर। मीडिया को ये समझ लेना चाहिए कि अगर उनको लंबे समय तक चलना है तो उनको अपने आप को जनता के मुद्दों से सच्चाई के साथ जोड़ना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया है, खासतौर पे इनके जो समाचार चैनल हैं, उनको ज़रूर अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए और जन आधारित रिपोर्टिंग के आधार पे जो है न्यूज़ वगैरह दिखाई जानी चाहिए, ना कि आप 4 लोगों को अपने स्टूडियो में बैठा लेते हैं और प्राइम टाइम में घंटे भर उनकी बहस को सुना के आप जो है काम को ख़त्म करते हैं। मीडिया के ऊपर घोर संकट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये कई बार प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया पूरी तरीके से परास्त होने वाला है। यहाँ सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं हारेंगे, बल्कि मीडिया भी हारेगा। नेशनल दस्तक की कोशिश थी कि आपको यूपी में क्या हो रहा है, ताज़ा राजनीतिक हालात क्या हैं, इस पर आपको जानकारी मिले। प्रोफेसर राजकुमार लगातार पैनी नज़र रखते हैं राजनीति पर, यूपी से हैं, यूपी की राजनीति पर भी नज़र रखते हैं। और जिस तरह से एक गठजोड़ बना है, बीएसपी कोई बढ़त दिखाई जा रही है, उसके बाद लगातार मीडिया में ओपिनियन आ रहे हैं, तो आप भी एक दर्शक के नाते और वोटर के नाते बारीक नज़र रखिए, घटनाक्रम को देखिए और आप मुद्दों का चयन कीजिए कि रोजी रोटी, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, विकास के नाम पर जो है वो वोट कीजिए, ताकि आप यूपी मजबूत हो, देश मजबूत हो। ये बहुत ज़रूरी है। और तमाम तरह के लोगों की ओपिनियन, चाहे टीवी का ओपिनियन पोल हो, अखबार का ओपिनियन पोल हो, उस पर भी नज़र रखिए और देखिए कि यूपी के लिए कौन बेहतर है। वोट ज़रूर कीजिए और आखिरी नतीजा जो है वो वोटिंग के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप वोट कीजिए और आपके मुद्दे क्या हैं, विकास का मुद्दा क्या है, यूपी के लिए क्या बेहतर है, उस पर आप सोचिए, समझिए और फिर वोट जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वोट कीजिए। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।